हेलो दोस्तों, वेट रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब लगातार कई लेख डेली लिखते हैं। उनमें से मुश्किल से एक लेख में डेली डाल पाता हूँ और 13 तारीख के कोटे में उनका ये लेख मैं आपके पास डाल रहा हूँ और सिर्फ पढ़ के बताऊँगा, लंबा नहीं है, हल्का सा ही है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना बैंकों के स्वैच्छिक संगठन के रूप में हुई। इसका उद्देश्य सदस्य बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करना, बैंकिंग उद्योग से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना, साझा सुझाव देना। न तो संसद ने किसी कानून द्वारा आईबीए को नियामक संस्था बनाया और न ही उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर शासन करने की वैधानिक शक्ति प्रदान की। ये करते सब कुछ है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि आईबीए एक स्वैच्छिक संस्था है तो आज उसके निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, सेवा शर्तों, पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं, अन्य अधिकारों को क्यों प्रभावित करते हैं। समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन संशोधन, द्विपक्षीय समझौते, सेवा शर्तें, पेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आईबीए को सदस्य बैंकों की ओर से सामूहिक वार्ताकार, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के रूप में स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप यद्यपि आईबीए के पास स्वयं कोई वैधानिक नियामक शक्ति नहीं है, उसके माध्यम से हुए समझौतों पूरे बैंकिंग उद्योग पर प्रभाव डालने लगे। यहीं से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि आईबीए की भूमिका जितनी बढ़ी उतनी ही यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की भूमिका में निर्णायक होती गई। समय के साथ यह धारणा विकसित हुई कि वेतन समझौते और सेवा शर्तों से जुड़े अधिकांश निर्णय कुछ सीमित नेतृत्व के प्रभाव में होने लगे। विशेष रूप से सीएच वेंकटाचलम के नेतृत्व को लेकर अनेक बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स ने वर्षों से ये आलोचना की है कि निर्णय प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नहीं रही और जमीनी स्तर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज़ को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। आलोचकों का यह भी कहना है कि प्रत्येक द्विपक्षीय वेतन समझौते में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों के हितों के बीच संतुलन नहीं बन पाया, जिसके कारण वेतन अपडेशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य लंबित मांगों पर असंतोष बना रहा। ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ नेतृत्व का प्रभाव इतना बढ़ गया कि असहमति के लिए पर्याप्त लोकतांत्रिक स्थान नहीं बचा। यद्यपि आरोप सही है तो ये केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन का प्रश्न नहीं, बल्कि पूरे सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि आईबीए स्वयं केवल एक स्वैच्छिक संस्था बनती है तो उसके निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगभग अनिवार्य रूप में क्यों लागू करते हैं, और यदि यूएफबीयू तथा उसके घटक संगठन इस निर्णय को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो क्या उनके निर्णयों और कार्यप्रणाली की अधिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी हो या स्वैच्छिक, यदि उसके निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितग्राहियों को प्रभावित करते हैं तो उसके से जवाबदेही और पारदर्शिता की अपेक्षा स्वाभाविक है। निष्कर्ष, आज आवश्यकता केवल आईबीए की भूमिका पर पुनर्विचार की नहीं है, बल्कि आईबीए, यूएफबीयू तथा सभी सहभागी संगठनों की कार्यप्रणाली की भी निष्पक्ष समीक्षा की है। वेतन समझौते, पेंशन संबंधी निर्णय पारदर्शी, उत्तरदायी और सभी हितधारकों भागीदार से होने चाहिए। तभी बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स का विश्वास पुनः स्थापित होगा। सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था वास्तव में न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक कही जा सकेगी यदि और ये दिया कमल पाटनी रतलाम ने। दोस्तों, पाटनी जी लगातार लिखते रहें और हम चाहते हैं कि उनके विचार सोशल मीडिया पर आएँ, जिससे पता चले लोगों को और ख़ास करके नॉन बैंकर्स को कि आखिरकार बैंकर्स का हो क्या रहा है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।